हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आदित्य साइंस कंसेप्ट। कैसे हैं डियर? होपफुली कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स का एक प्यारा सा टॉपिक है एसिड। अर्थात आज के क्लास में हम लोग अम्ल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर से ही हमारा एसिड बेस एंड साल्ट का क्लास स्टार्ट हो चुका है और प्रीवियस लेक्चर में ही हम लोगों ने इस चैप्टर का एक प्यारा सा, एक छोटा सा टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया था, जिस टॉपिक का नाम था इंडिकेटर। यानी कि इंडिकेटर को हम लोग पिछले लेक्चर में पूर्णतः अच्छे ढंग से समाप्त कर लिया है। होपफुली कि आपने वो लेक्चर अटेंड किया होगा। फिर भी अगर प्यारे बच्चे आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया है, अगर आपने इंडिकेटर्स वाली जो टॉपिक है उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो आप सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखें और उसके बाद ही आज के लेक्चर को आप अटेंड करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप पेन पेपर लेकर तैयार हो जाइए। तो चलिए बच्चा, आज का जो हमारा क्लास है वो पूरी तरीका से बेस्ड है एसिड्स पर। यानी कि आज के इस क्लास में हम केवल और केवल चर्चा करने वाले हैं अम्ल के बारे में, कि अम्ल के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। इन सभी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए सर, तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए पेन पेपर लेकर बच्चे तैयार हो जाइएगा। चलिए आइए, सबसे पहले जो एसिड्स के बारे में हमें पढ़ना है, एसिड्स के कुछ जनरल जो कैरेक्टर्स होते हैं, जनरल जो उनकी प्रॉपर्टीज होती है, विशिष्ट जो उनके गुण होते हैं, उनके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अम्ल होता क्या है। हालांकि पिछले लेक्चर में हमने आपको बता दिया है कि अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, वो कौन कौन से कंपाउंड है जिसके माध्यम से हम अम्ल की पहचान कर लेते हैं। तो आज जो हम लोग अम्ल पढ़ रहे हैं, इसके बेसिक फीचर के बारे में जान रहे हैं। तो आइए समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट कहता है कि अम्ल सामान्यतः खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। अब ये स्वाद में खट्टे होने का क्या मतलब है? देखिए, दुनिया का अगर कोई भी कंपोनेंट आप ग्रहण कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी पदार्थ का सेवन यदि आप कर रहे हैं और स्वाद में आपको अगर खट्टा लगे, सौर अगर उसका आपको टेस्ट लगता है, तो प्यारे बच्चे हमेशा समझिएगा कि वो एक एसिड ही है। वो क्या होगा? एसिड ही होगा। यानी कि जब भी आप किसी कंपोनेंट का सेवन कर रहे हैं, जब भी आप किसी पदार्थ को खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो अगर आपको टेस्ट में खट्टे उनका टेस्ट लगता है, तो वो जो कंपाउंड होगा, वो जो कंपोनेंट होंगे, या वो आपका पदार्थ जो होगा, वो एक एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। अब जैसे कहेंगे कि सर वो कौन सी चीज़ें हो सकती है जिसको खाने पर हमें स्वाद में खट्टे लगते हैं? तो क्या हम तो बहुत सारी चीज़ें सर खाते हैं और स्वाद में हमें खट्टे लगते हैं, तो क्या सर वो एसिड है? अरे बिल्कुल हाँ बच्चे, उसमें एसिड है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो आप नींबू निचोड़ कर आप खाते हो, संतरे का आपने जूस पिया होगा, नींबू निचोड़ कर आपने कह सकते हैं उसका विलयन बनाकर आपने पिया होगा, शरबत बनाकर पिया होगा। तो उसके स्वाद कैसे लगते हैं? खट्टे से लगते हैं। इसका मतलब है कि नींबू के अंदर क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। संतरे का जो जूस पीते हैं आप, मौसम्मी का जो जूस पीते हैं, तो आपको स्वाद में हल्का-सा टेस्ट में आपको खट्टा जैसा लगता होगा। उसमें भी बच्चा क्या है? तो आप कहेंगे सर एसिड है। अब कौन से एसिड है इसकी हम बात अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि वो कौन-कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं जिसमें एसिड है। स्वाद में खट्टे होने का क्या मतलब है? आप सेब खा लो, आप कोई कच्चे फल खाते हो तो कच्चे फल में भी आपको स्वाद हल्के सा लगते हैं खट्टे जैसा, तो उसमें भी एसिड है। आप इमली खाते हो तो इमली में भी एसिड है, क्योंकि इमली का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। तो उसमें भी क्या है? एसिड है बच्चे। पालक खाते हो, पालक में भी एसिड है। पालक में भी क्या है? एसिड है। दूध आप खाते हो, दूध में भी सर एसिड है। दही खाते हो, दही में भी एसिड है। तो आप कहेंगे सर दूध और दही में भी एसिड होता है? अरे बिल्कुल होता है बच्चा। इसीलिए तो हमने कहा कि दुनिया का अगर कोई भी पदार्थ आप खा रहे हो और स्वाद में आपको खट्टे जैसा लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या पाया जा रहा है? एसिड पाया जा रहा है। अब कहेंगे सर दूध तो हमें मीठी लगती है। अरे बच्चे, दूध में अम्ल पाया जाता है, इस वजह से दही के स्वाद खट्टे हो जाते हैं। बात समझ गए? चलिए, तो पहली जो पॉइंट हमारा कह रहा था कि सामान्यतः जो होता है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं?
खट्टे होते हैं। ये बेसिक फीचर है इसका। सेकंड पॉइंट कहता है कि लिटमस पत्र पर अगर अगर हम एसिड को डालते हैं तो ब्लू जो लिटमस पेपर होता है उसका रंग लाल हो जाता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट आपको करके भी दिया था, हालाँकि एक्सपेरिमेंट हमने बोर्ड पर ही करके आपको दिखाए थे कि कैसे विलयन का रंग बदल जाता है एसिड डालने पर। यानी कि ब्लू लिटमस पेपर पर जब हम एसिड की बूंदें डालते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर परिवर्तित हो जाता है बच्चा, उसका कलर चेंज हो जाता है और कलर चेंज होकर उसका रंग बन जाता है रेड कलर का। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा कि लिटमस पत्र पर क्रिया कर अम्ल नीले लिटमस विलयन को या नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, तो आप कहेंगे सर वो लाल कर देता है। कैसे कर देते हैं? लाल कर देते हैं। बात क्लियर है? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज, ये मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक सिंथेटिक है, हमारा इंडिकेटर्स है। तो मिथाइल ऑरेंज पर क्रिया कर मिथाइल ऑरेंज लाल हो जाता है। यानी कि जब हम मिथाइल ऑरेंज का कलर होता है ऑरेंज। देखो मिथाइल ऑरेंज में ही लास्ट में इसका क्या आ रहा है? ऑरेंज। ऑरेंज का कलर कैसा होता है? नारंगी। नारंगी होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो कैसा होता है? नारंगी कलर का होता है। और जब हम उसमें एसिड डालते हैं, जब हम उसमें एसिड की बूंदें डालते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। याद करने का हमने तरीका भी आपको समझाया था। हमने कहा था कि अगर आपके ऊपर कोई एसिड फेंक दे, आपने अक्सर ऐसी घटनाएँ आप देखते हैं अपने समाज में कि होता यूँ है कि कोई लड़का जो है किसी लड़की को पसंद कर रहा है या किसी के अपनी प्रेम कहानी चल रही है। तो होता यूँ है कि अगर लड़की मना कर दे कि नहीं हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं या तुमसे हम ब्रेकअप करना चाहते हैं, तो लड़के गुस्से में आकर, आवेश में आकर उसके ऊपर एसिड का छिड़काव कर देता है या एसिड उसके शरीर पर डाल देता है। तो आपने देखा होगा कि जैसे ही एसिड डालते हैं तो पूरी तरीक़ा से क्या हो जाता है, उसका शरीर जलने लग जाता है, उसके शरीर को हानि पहुँचने लगता है। तो इस दरमियान जिसके ऊपर अगर एसिड गिरा है तो उसको क्या आएगा? अरे सामने वाले के प्रति गुस्सा ही आएगा, नफ़रत ही आएगा। तो गुस्सा से वो क्या हो जाएँगे? लाल हो जाएँगे। इसका मतलब है कि एसिड तो हमें पता चल गया सर कि एसिड जो है वो एक लाल क्या करता है? विलयन को लाल बना देता है। कौन-सी विलयन को? ब्लू जो हमारा सॉल्यूशन है उसको रेड बना देता है। और खतरे का निशानी कैसा होता है? तो आप कहेंगे सर लाल होता है। तो इस तरीका से भी आप याद कर सकते हैं। चलिए, तो लाल हो जाता है, कह रहा है कि जब इसके घोल की 1 टू 2 बूँदें किसी अम्लीय पदार्थ के घोल में डाली जाती हैं तब। यानी कि जब हम किसी अम्लीय पदार्थ में अगर मिथाइल ऑरेंज की कुछ बूँदें डालेंगे तो उसके कलर कैसे हो जाएँगे? तो आप कह दो कि रेड हो जाएगा सर। अगली जो फीचर इसका पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है कि एक संक्षारक प्रकृति का होता है। संक्षारक प्रकृति कहने का मतलब है कि ये नुकसान देने वाला इसका क्या है? नेचर है। अगर आप गलती से इसको अपने शरीर पर डाल लो, तो ये पूरी तरीक़ा से आपके शरीर को क्या पहुँचा देगा? नुकसान पहुँचा देगा। तो इसकी जो प्रकृति होती है, इसकी जो नेचर होती है, वो किसी को हानि पहुँचाने यानी हार्मफुल नेचर का होता है बच्चा, ठीक है? तो संक्षारक प्रकृति का होता है। अधिकांश अम्ल जो है संक्षारक प्रकृति के होते हैं, जब ये त्वचा पर गिर जाते हैं, यानी किसी भी मनुष्य के या किसी भी जानवर के अगर त्वचा पर अगर एसिड की बूँदें गिर जाएँ, तो उसको नुकसान पहुँचा देगा बच्चा। उसको क्या पहुँचा देगा? नुकसान पहुँचा देगा। साथ ही साथ अगर आप अपने कपड़े पर या गलती से अगर एसिड की बूँदें आपके कपड़े पर गिर गए, तो कपड़े में भी होल हो जाते हैं, छोटे-छोटे छिद्र हो जाते हैं। जब आप लैब में जाओगे, हालाँकि अभी तो आप लैब में नहीं गए होंगे। आपकी स्कूल में भी सरकारी स्कूल जो होती है उसमें लैब की सुविधा है नहीं या जहाँ पर है वहाँ टीचर की कमी हो जाती है, टीचर है नहीं। तो जब आप इंटर में जाओगे और बेहतरीन कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, तो वहाँ जब आप केमिस्ट्री के लैब में जाओगे, तो वहाँ आपको बहुत ही सेफ्टी से आपको ग्लव्स दिए जाएँगे। ग्लव्स पहनकर आपको पूरी तरीक़ा से अपने शरीर को बचाकर एक्सपेरिमेंट करना होता है और वहाँ आप जाकर इन सारे एक्सपेरिमेंट को अपने आँखों से देख सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो ये क्या करेगा जब त्वचा पर गिरेगा तो एक तो जलन पैदा करेगा
और वहाँ के सेल को क्या कर देंगे, पूरी तरीक़ा से डेड कर देगा। साथ ही साथ जो आपके कपड़े होंगे, तो कपड़े में भी छोटे-छोटे क्या हो जाएँगे, होल हो जाएँगे सर। तो ये एक प्रकार का संक्षारक प्रकृति का होता है। कह रहा है कि ये धातु की संरचनाओं और पत्थरों पर भी ये चोट पहुँचाता है। चोट पहुँचाने का मतलब है कि उसको भी नुकसान पहुँचाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल किसका बना हुआ है? स्वाभाविक है, संगमरमर के पत्थर का, आपको तो पता ही होगा। जितने सारे आशिक हैं, जितने सारे आशिक हैं हमारे, उस सभी को पता होगा कि ताजमहल की क्या कहानी है। तो ताजमहल जो है बच्चा, वो आगरा में बना हुआ है और किसका बना हुआ है? तो आप कहेंगे सर संगमरमर के पत्थर का। तो होता यूँ है कि जब बरसात की पहली बारिश होती है, आगरा में जब बरसात की पहली बारिश होती है, तो हालाँकि वर्षा की जो बूँदें होती है, वो पूरी तरीक़ा से डिस्टिल्ड होता है, यानी कि आसुत जल की तरह होते हैं। लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल के संपर्क में आते हैं, तो वो वायु में उपस्थित कुछ गैसेज़ मौजूद होती हैं, जिस गैस के कारण वो रिएक्शन करके आपस में गैस से मिलकर ये जल की जो बूँदें होते हैं, एक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं। एक अम्ल का निर्माण कर लेते हैं और यही अम्ल जब संगमरमर की पत्थर पर पड़ता है, अर्थात ताजमहल पर जब गिरते हैं, तो ताजमहल की जो उसकी जो लाइटिंग है, वो धूमिल हो जाती है। यानी आपने देखा होगा कि जो पहले का ताजमहल था, जब प्रदूषण नहीं थे, जब एसिड रेन नहीं होते थे, तो उस समय जो ताजमहल था, ताजमहल की जो कलरें थी, बिल्कुल व्हाइट है। कहा जाता है कि चाँदनी रात में वो बहुत ज़्यादा ही चमकती थी। लेकिन अब जो है धीरे-धीरे उनके पत्थरों पर थोड़े-से पीले जैसा कलर आ गए हैं। किसके वजह से? संक्षारक की वजह से। किसके वजह से? संक्षारक की वजह से, एसिड के कारण से। तो इसी वजह से ये एसिड जो है, एसिड का नेचर होता है कि ये किसी मेटल के साथ या किसी पत्थर को ये पूरी तरीक़ा से नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि इन्हें कभी भी हम मेटल में स्टोर करके नहीं रखते हैं, यानी कि जो धातु वाली बर्तनें होती हैं, उसमें हम कभी भी इसको स्टोर करके नहीं रखते हैं। अब स्टोर नहीं करने का कारण क्या है? तो कारण है कि सर वो ज़हरीला बना देगा। क्या बना देगा? ज़हरीला। आपके घर में अचार होंगे, आपके घर में नींबू का अचार होगा, आम का अचार होगा, तो आपकी मम्मी आप देखना कि आपकी मम्मी जब अचार लगाती है, तो वो हमेशा किसी काँच के बर्तन में उसको स्टोर करके रखती है या किसी चिन्नी मिट्टी के बर्तन में उसको स्टोर करके रखती है। उनको पता है बच्चे कि ये हमारा जो अचार है, नींबू में क्या है? अम्ल है और ये अम्ल से रिएक्शन करके ये पूरी तरीक़े से क्या कर देगा? ज़हर बना देगा। जब आप खाओगे तो आपको नुकसान पहुँचा देगा। इस वजह से जो अचारें होती हैं, अचार को हमेशा या तो चीनी मिट्टी वाले बर्तन में स्टोर किए जाते हैं या तो किसी काँच वाले बर्तन में स्टोर करके रखे जाते हैं। कारण आपने समझ गया होगा। तो इन्हें कभी भी धातु के बर्तनों में नहीं रखा जाता है। इन्हें हमेशा काँच या चीनी मिट्टी से बने देखो, काँच या चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तनों में इसे स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि इन पर अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो आपका काँच है, काँच पर किसी तरीक़ा से अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वजह से हम इसे काँच या चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर करते हैं। 6 है कि अम्ल वर्षा का निर्माण करता है। एसिड जो है बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक रेन का निर्माण करता है, एक वर्षा का निर्माण करता है, जिसे हम कहते हैं एसिड रेन। ये आगे चल के हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अच्छे ढंग से समझाएँगे। तो ये जितने सारे पॉइंट अब तक आपने पढ़ा, ये सारे के सारे पॉइंट जो थे, ये एसिड के बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। ये होते ही होते हैं। आपने ऊपर-ऊपर इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। अब आइए बच्चा हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यानी जो हमें अब पढ़ना है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है और यहीं से आपका प्रश्न सबसे ज़्यादा बनकर आते हैं। तो यहाँ से आप अपने दिमाग, दिलों को एक स्थान पर रखेंगे, क्लास में ही रखेंगे और बेहतर ढंग से समझने का प्रयास भी करेंगे। चलिए सर, आइए। केमिकल प्रॉपर्टीज में कहने का मतलब क्या है कि इनकी रासायनिक गुणों का अब हम अध्ययन करेंगे कि अम्ल के रासायनिक गुण क्या-क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली जो गुण है, कहता है कि अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस भी मुक्त करता है। यानी एसिड का एक ऐसा प्रॉपर्टीज है, एसिड के पास अपना एक नेचर होता है
कि जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, जब वो मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चे मेटल के साथ रिएक्शन करने पर ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। कौन से गैस को रिलीज करेंगे सर? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे। इस वजह से आपने देखा पहले ही कि कभी भी हम मेटल वाले बर्तनों में एसिड को स्टोर नहीं करते हैं। कारण क्या था बच्चा? कारण यही था कि हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। कौन से गैस को रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। तो मेटल प्लस एसिड बनाते क्या है? तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और साथ ही साथ साल्ट बनाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि एसिड और साथ ही साथ जब मेटल का रिएक्शन होगा तो साल्ट का निर्माण होगा ही होगा, लेकिन इस पर आपको फोकस नहीं करना। फोकस करना है इस वाले पॉइंट पर कि जब भी धातु के साथ एसिड का रिएक्शन होगा तो हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। कौन से गैस रिलीज होंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। तो आइए अब समझते हैं बच्चा एग्जाम्पल। देखो, एग्जाम्पल समझने से पहले आपको रिएक्टिविटी का क्रम समझना होगा। हालांकि हमने आपको प्रीवियस चैप्टर में ही रिएक्टिविटी के बारे में समझाया था, फिर भी आप यहाँ पर समझ जाओ कि रिएक्टिविटी क्या है। रिएक्टिविटी का अर्थ होता है सक्रियता, और सक्रियता को हम कह सकते हैं कि कौन सा मेटल कितना पावरफुल है। सक्रियता का मतलब होता है कि यदि कोई मेटल है, कोई धातु है, तो वो किसी अन्य मेटल से कितना पावरफुल है। तो मेटल का एक क्रम हमें देखना होता है कि कौन सा मेटल किस मेटल से कितना पावरफुल है। तो इसी को हम कहते हैं रिएक्टिविटी कहते हैं। आ जाओ, सबसे ज्यादा जो पावरफुल होता है बच्चा वो पोटेशियम होता है। सबसे ज्यादा जो पावरफुल मेटल होता है उसे हम कहते हैं पोटेशियम। तो ये इन्हीं पर, हालांकि पोटेशियम से भी ज्यादा रिएक्टिव है एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो क्रम आपके जो बुक में जो क्रम दिया गया है इसी से आपके सवाल बनकर आते हैं। ठीक है, चल। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। पोटेशियम के नीचे होता है सोडियम। पोटेशियम के नीचे होता है सोडियम। सोडियम के नीचे होता है कैल्शियम। कैल्शियम के नीचे होता है सर मैग्नीशियम, और उसके नीचे होता है सर एल्युमिनियम। हमने क्या कहा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम। पोटेशियम से कम रिएक्टिव है सोडियम। सोडियम से कम रिएक्टिव है हमारा कैल्शियम, और कैल्शियम से कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है एल्युमिनियम। तो 5-5 के ग्रुप करके याद करो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चा, इसका मतलब है कि एल्युमिनियम से ज्यादा पावरफुल मैग्नीशियम होता है। एल्युमिनियम से ज्यादा पावरफुल मैग्नीशियम होता है। अगर हमारी क्लास कोई बच्चा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाले टॉपिक को देखा होगा, हमने हालांकि एक स्पेशल आपको दिया है वीडियो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा तो वहां हमने बताया भी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो ज्यादा पावरफुल है मेटल होते हैं वो कम पावरफुल मेटल को पूरी तरीका से डिस्प्लेस कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम बात करते हैं कि जैसे एल्युमिनियम है, जैसे एल्युमिनियम अगर किसी अन्य, अच्छा हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं। तो अगर मैग्नीशियम अगर एल्युमिनियम का कोई कंपाउंड है, एल्युमिनियम का यदि कोई कंपाउंड है, तो ये मैग्नीशियम जो है एल्युमिनियम को यहां से रिमूव कर देगा और एल्युमिनियम बाहर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर मैग्नीशियम का कंपाउंड बन जाएगा और एल्युमिनियम बाहर हो जाएंगे, और एल्युमिनियम जो है बच्चा बाहर हो जाएगा। तो इस तरीका से हमारे रिएक्शन चलते रहते हैं, इस तरीका से ही हमारे रिएक्शन होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका रिएक्टिविटी का जो क्रम है, रिएक्टिविटी का जो क्रम है, यहाँ पर एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है। यानी कि अगर एल्युमिनियम आया है और मैग्नीशियम आया है तो मैग्नीशियम क्या करेगा? एल्युमिनियम को लप पर लगा के कहेगा चल भाग,
और एल्युमिनियम को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा बच्चा। तो ये होता है। मैग्नीशियम से अधिक पावरफुल है कैल्शियम। अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का कोई कंपाउंड है, अगर जैसे देखो, जैसे यहाँ पर कैल्शियम है और कैल्शियम का रिएक्शन अगर मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ करा दिया जाए, किसके साथ करा दिया जाए, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड के साथ अगर करा दिया जाए, तो ये कैल्शियम कहेगा मैग्नीशियम के कि भाई देख तू हमसे कम पावरफुल है। कैल्शियम कहेगा मैग्नीशियम से कि तुम हमसे कम पावरफुल है, इस वजह से यहाँ पर तुम्हारे स्थान पर हम आएंगे, तुम्हारे स्थान पर हम आ जाएंगे और बना देगा कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड बना देगा। और बच्चा मैग्नीशियम जो होगा वो बाहर निकल जाएगा। मैग्नीशियम को यहाँ से क्या करना होगा, अपने स्थान को छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव है कैल्शियम, कैल्शियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है सोडियम, और सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चा पोटेशियम। तो ये हमारा रिएक्टिविटी का क्रम है, इसी को आपको ध्यान में रखना है। ये जब तक आपको ध्यान में नहीं रहेंगे तब तक आपको ये वाली जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज आपको पढ़ने हैं कि धातु के साथ जब अम्ल रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, ऐसा क्यों होता है, ये रिएक्टिविटी के कारण ही आपको पता चलेंगे। चल, तो 5-5 के ग्रुप आपको याद रखना है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, चलो एल्युमिनियम के बाद आता है आपका फेरस, एल्युमिनियम के बाद है फेरस, फेरस के बाद आता है टिन, टिन के बाद आता है लेड, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, लेड के बाद आता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के नीचे आता है कॉपर, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, और कॉपर के नीचे आता है बच्चा पारा। ठीक है, कॉपर के नीचे आता है पारा आता है। तो यहाँ पर जो आपको क्रम दिए गए हैं आपको हाइड्रोजन तक ही ध्यान रखना है। कहाँ तक ध्यान रखना है, हाइड्रोजन तक। क्यों ध्यान रखना है ये आगे आपको पता चलेंगे। चल, तो सबसे ज्यादा पावरफुल पोटेशियम, पोटेशियम से कम पावरफुल सोडियम है, सोडियम से कम पावरफुल कैल्शियम है, कैल्शियम से कम पावरफुल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम पावरफुल एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम से कम पावरफुल फेरस है, फेरस से कम पावरफुल टीन है, और टीन से कम पावरफुल लेड है, और लेड से भी कम पावरफुल है बच्चा हाइड्रोजन। यहाँ आपको फोकस करना है हाइड्रोजन पर। जितने सारे आपको एसिड पढ़ेंगे उन सभी एसिड में आपको हाइड्रोजन दिखेगा, इस वजह से हम कह रहे हैं कि आपको हाइड्रोजन तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो हाइड्रोजन से जितने सारे ऊपर वाले आपको एलिमेंट दिख रहे हैं वो सभी के सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है, हाइड्रोजन से बच्चा ज्यादा पावरफुल है। इसी वजह से यहाँ पर आप ध्यान देना कि जब हम मेटल के साथ किसी एसिड का रिएक्शन, जैसे हमने मेटल लिया है जिंक, हम मेटल ले लेते हैं जिंक, जिंक का अगर हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ, किसके साथ, HCl के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो एक कंपाउंड बनेगा साल्ट, यानी कि ZnCl बनेगा। क्या बनेगा, ZnCl बनेगा। और यहां देखो, अब आ जाओ इस वाले स्लाइड पर, यहां देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर है, हाइड्रोजन यहां पर है, और जिंक कहां पर है, एल्युमिनियम के बाद ही आता है बच्चा जिंक, एल्युमिनियम के बाद आता है जिंक आता है। तो यहाँ पर एक छूट गए थे क्रम, उसको ध्यान रखना कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस है, टीन, लेड, तब आता है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, चल, तो जिंक का क्रम है कहां पर, तो आप कहोगे सर हाइड्रोजन से ऊपर है। जिंक का जो रिएक्टिविटी में क्रम आता है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है। तो जिंक कहेगा हाइड्रोजन से, जिंक कहेगा हाइड्रोजन से कि हाइड्रोजन तुम हमसे कम पावरफुल हो, हाइड्रोजन से कहेगा जिंक कि तुम हमसे कम पावरफुल है, इस वजह से तुम्हें क्लोरीन का साथ छोड़ना होगा, क्लोरीन का साथ छोड़ना होगा और छोड़कर तुम्हें जाना होगा। तो यहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और जिंक जाकर बैठेगा हाइड्रोजन के स्थान पर। तो जिंक क्लोराइड बन गया और साथ ही साथ बच्चा क्या बना, तो हाइड्रोजन गैस बना है। क्या बना है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर हम किसी तरीका से आपको बैलेंस इक्वेशन हम नहीं सिखला रहे हैं, यहाँ पर
हम आपको इक्वेशन को बैलेंस करना नहीं सिखला रहे हैं। इस वजह से कोई बच्चा यहाँ पर ध्यान बिल्कुल नहीं देगा कि सर हम इन्हें इक्वेशन, सर आपने इक्वेशन गलत लिखा है, आपने बैलेंस इक्वेशन नहीं लिखा है। बच्चा मेरा मुख्य फोकस है आपको केमिकल प्रॉपर्टी सिखलाना एसिड के बारे में। एसिड का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसको सिखलाना हमारा ही मेन पर्पस है। इस वजह से हम किसी भी तरीका से बैलेंस करके हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। अगर बैलेंस करने लग गए तो जो क्लास 1 घंटे की होगी वो क्लास लगभग 2 घंटे की हो जाएगी। और बैलेंस इक्वेशन करना हमने केमिकल रिएक्शन में आपको सिखलाया भी है, तो वहां से आप देख लेना। चलो बात समझ गए सर? चलो हमने समझ गया। अब एक और हम ले लेते हैं, जैसे मेटल है, मेटल में हम ले लेते हैं पोटेशियम को। अगर पोटेशियम के साथ अगर हम H2SO4 का रिएक्शन करा दें, इसका रिएक्शन करा दें, H2SO4 का रिएक्शन करा दें, तो यहाँ पर होगा क्या, पोटेशियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? पोटेशियम सल्फेट बनेगा। और पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा और साथ ही साथ बच्चा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इस वजह से हुआ, ऐसा इस वजह से हुआ कि इस एसिड में हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है पोटेशियम, हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल है पोटेशियम। इस वजह से हाइड्रोजन को बाहर निकलना पड़ा। तो आप यहां पर ध्यान दो इस वाले बॉक्स पर, आप यहां पर ध्यान दो इस वाले बॉक्स पर कि जब भी धातु के साथ एसिड का रिएक्शन होगा, जब भी किसी धातु वाले बर्तन में, किसी मेटल वाले बर्तन में अगर एसिड को रखा जाएगा तो वहां पर कौन सी गैस भी मुक्त होगा, कौन सा गैस रिलीज होगा? तो सर वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। और यहां से प्रश्न आपके बनते हैं और यहीं से आपके प्रश्न एग्जामिनर बना देते हैं। बनाते यूं हैं कि जब अम्ल किसी बर्तन, किसी मेटल के बर्तन में रखा जाएगा तो कौन सा गैस विमुक्त होगा? तो कौन से गैस विमुक्त होंगे? हाइड्रोजन गैस विमुक्त होंगे। ठीक है सर, चलें। तो ये एक बेस, ये आपका जो एसिड का केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके बारे में सबसे पहला केमिकल प्रॉपर्टी यही था सर। चल, और भी एग्जांपल आप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे चल एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने लिया सोडियम, सोडियम का रिएक्शन हम करा देते हैं, सोडियम का हम रिएक्शन करा देते हैं एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ। तो जैसे ही हमने सोडियम का रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ कराया तो यहाँ पर NaCH3COO बनेगा और साथ ही साथ बच्चा यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। कौन से गैस रिलीज होंगे? हाइड्रोजन गैस रिलीज होंगे। तो यहाँ पर भी आपने देखा है कि हाइड्रोजन, क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है बच्चा सोडियम से कम पावरफुल है, हाइड्रोजन जो है इस सोडियम से कम पावरफुल है, इस वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं। बात समझ गए? होपफुली कि आपको ये पूरी तरीका से केमिकल प्रॉपर्टीज का जो पहला पॉइंट है वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलिए सर आप इसका नोट ले लीजिए। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अच्छा सर हमें पता कैसे चलेंगे? हमने तो देखा कि सर जब धातु के साथ रिएक्शन हुआ है एसिड का तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुए, तो हमें पता कैसे चलेंगे? तो ये बच्चा पता चलता है आपका एक्सपेरिमेंट करने पर। क्या करेंगे? जब आप लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा। तो आ जाओ एक एक्सपेरिमेंट पर लेते हैं। कहता है कि अधिकांश अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। कौन से गैस रिलीज करते हैं? हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इससे पता चलता है कि हाइड्रोजन सभी अम्लों में समान रूप से पाया जाता है, यानी कि जितने सारे एसिड होंगे, जितने सारे एसिड होंगे उन सभी में हाइड्रोजन सामान्यतः पाए जाते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के निर्माण को दर्शाने के लिए जिंक धातु के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया निम्न प्रकार से की जा सकती है। तो कैसे अभिक्रिया
सबसे पहले कह रहा है कि एक उबलती नली में जिंक कणिकाओं के कुछ टुकड़े ले और उसमें लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है। हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो डाइल्यूट एसिड का यूज करना है। डाइल्यूट का अर्थ होता है तनु। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप किसी स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो और डायरेक्ट आप एक्सपेरिमेंट करने लग जाओ, तब आपके त्वचा को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। डाइल्यूट एसिड के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो घर पर भी। तो एक उबलती नली में जिंक कणिकाओं के कुछ टुकड़े लें और उसमें लगभग 5 मिलीलीटर क्या लेना है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और वो भी कैसे, डाइल्यूट लेना है। यदि हम जिंक कणों की सतह पर गैस के बुलबुले बनते देखेंगे तो बनने वाली जो गैस होगी एक कांच की नली द्वारा भरे हुए साबुन के घोल में, कहां से, साबुन के घोल से गुजारना है। साबुन के घोल में गैस से भरे बुलबुले बनते हैं। गैस से भरे क्या बनेंगे, बुलबुले बनेंगे जो हवा में ऊपर उठते हैं। कहता है कि एक जलती हुई मोमबत्ती को गैस से भरे साबुन के बुलबुले के पास लाएं। साबुन के बुलबुले में मौजूद गैस पॉप साउंड के साथ, किसके साथ, पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही एक ऐसा गैस है जिसको जलाने पर पॉप साउंड उत्पन्न होता है। तो केवल हाइड्रोजन गैस जलकर पॉप साउंड उत्पन्न करती है। इससे पता चलता है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड की जिंक धातु के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। आ जाओ यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो पिक्चर लगाया गया है यहाँ पर देखो, ये एक है टेस्ट ट्यूब, ये जो है एक टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। एक टेस्ट ट्यूब के ऊपर में हमने कॉर्क से इसके जो ओपन पॉइंट है उसको लॉक कर दिया, यानी बंद कर दिया, और इससे एक डिलीवरी ट्यूब हमने निकाला है। इससे एक हमने डिलीवरी ट्यूब निकाला है और ये सौंप के बिलियन में नीचे हमने डुबो दिया है। अब इसमें इस जो एक्सपेरिमेंट ट्यूब है, इस ट्यूब में हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, साथ ही साथ इसमें जिंक ग्रेनुल्स का मने का मतलब है कि जिंक के छोटे छोटे कण हमने डाले हैं। तो जिंक ज्यादा है पावरफुल हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, वहां से डिस्प्लेस कर देगा। तो होगा यूं कि हाइड्रोजन गैस ऊपर निकलेंगे, हाइड्रोजन गैस बनेगा और गैस इससे बाहर निकलेगा। हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा और आएगा नीचे में। जब सौंप में आएगा, सौंप के बिलियन में आएगा, तो यहाँ पर छोटे छोटे सौंप के बुलबुले बनेंगे और ये बुलबुले धीरे धीरे ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे। जब ये ऊपर उठेंगे तो इसके पास में आपको जलती हुई मोमबत्ती ले जाना है। तो जलती हुई मोमबत्ती एक पॉप साउंड के साथ जलना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हम मान लेते हैं कि इससे बनने वाले जो गैस है, इससे निकलने वाली जो गैस है हाइड्रोजन गैस है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझाया जा सकता है या समझा जा सकता है सर। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज है वो कहता है कि अगर धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करा दिया जाए, धातु के कार्बोनेट के साथ या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम रिएक्शन करा देते हैं एसिड्स के, तो यहाँ पर साल्ट का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा और साथ ही साथ बच्चा जल का भी निर्माण होता है। यानी हमेशा ध्यान रखना है। देखो पिछला जो पर हमने प्रॉपर्टीज पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि धातु का रिएक्शन होता है अगर एसिड से तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होते हैं, लेकिन जब हम मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ अगर हम एसिड का रिएक्शन करा देते हैं तब एक गैस उत्पन्न होता है जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है सर। तो आ जाओ देखो, कह रहा है कि अम्ल धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। तो ये रहा मेटल का कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन करेंगे तो CO2 बनेगा सर। जब मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम क्या कह देते हैं, बाइकार्बोनेट कहते हैं सर। तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं
तो भी एक गैस बनता है जिस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो आपको फोकस किस पे करना है, फोकस साल्ट पर नहीं करना है, जल पर नहीं करना है, यहां से प्रश्न नहीं बनेगा। प्रश्न यहां से नहीं बनेंगे कि जब हम मेटल के कार्बोनेट से एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या बनेगा, ऐसा प्रश्न बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। प्रश्न पूछे जाएंगे, एग्जामिनर जो प्रश्न बनाएगा वो बनाएगा कि जब हम मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करा देते हैं तो अभिक्रिया के दरमियान या अभिक्रिया के दौरान कौन सी गैस उत्पन्न होती है, कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो वो कौन सी गैस है बच्चा, तो हाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो आज आप अब इसके भी कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है, जैसे कहा है मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट जैसे हम ले लेते हैं जिंक कार्बोनेट, जैसे हम लेते हैं जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट का अगर रिएक्शन करा देते हैं HCl के साथ, किसके साथ रिएक्शन, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बनेगा क्या, यहाँ जिंक क्या कहेगा, हाइड्रोजन से कहेगा भाई तू हमसे कम पावरफुल है इस वजह से तुम्हें जाना पड़ेगा, क्लोरीन का साथ मेरा है। तो जिंक बनाएगा क्लोरीन के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड बना देगा। और क्या बनाएगा सर, और बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जल भी बनाएगा। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस रहा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा। इसी तरीका से अगर हम बात करें कि सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के रिएक्शन अगर हम करा दें H2SO4 के साथ, या चलो HCl के साथ ही करा लेते हैं। HCl के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर बनेगा सोडियम क्लोराइड, जल बनेगा और साथ ही साथ बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनेगा। या इसी तरह के और भी आप ले सकते हो, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन आप करा दो HCl के साथ तो यहां भी बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, जल और साथ ही साथ बच्चा CO2 गैस रिलीज होगा, साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होगा। तो यहां पर आप तीनों रिएक्शन में देख पा रहे होंगे कि ये तीनों के तीनों जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में आपका मेटल के कार्बोनेट के साथ जो भी रिएक्शन हुआ है उस रिएक्शन के दरमियान कौन से गैस रिलीज हुए हैं, तो आप कहेंगे कि सर उसके दरमियान CO2 गैस रिलीज हुआ है। कौन सा गैस रिलीज हुआ है, CO2 गैस रिलीज हुआ है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और भी आप ये तो हमने सारा का सारा एग्जाम्पल लिया HCl के साथ। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे देखो जिंक का आप ले लो H2SO4 के साथ, किसके साथ, H2SO4 के साथ ले लो। तो यहाँ पर हालांकि जिंक का कार्ब, हम तो मेटल का ले लिए, हमें लेना है मेटल के कार्बोनेट, तो जिंक कार्बोनेट ले लो ZnCO3 और इसका रिएक्शन करा दो H2SO4 के साथ। तो होगा क्या, होगा यो कि जिंक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा तो बनेगा जिंक सल्फेट, ये एक साल्ट है, और बनेगा जल और साथ ही साथ बनेगा बच्चा CO2 गैस, साथ ही साथ बनेगा CO2 गैस। इसी तरीका से अगर सोडियम कार्बोनेट का अगर रिएक्शन करा दो एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करा दो, ये है एसिटिक एसिड CH3COOH, तो यहां भी आप देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होगा तो यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा तो बनेगा क्या, सोडियम एसीटेट बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और साथ ही साथ H2O यानी जल बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो अभी आपने जितने सारे रिएक्शन पढ़ा, देखो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी मेटल के कार्बोनेट है। ये क्या है सर, ये सभी के सभी एसिड है सर, ये सभी के सभी एसिड है सर। और इस
दोनों का जब रिएक्शन हुआ तो यहाँ पर बना क्या है सर, यहाँ पर बना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बना क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है। तो आप कह सकते हैं कि मेटल के कार्बोनेट या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगा तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होगा। ये भी देखो, मेटल का बाइकार्बोनेट है तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये देखो, ये देखो, ये रहा। तो यहां से प्रश्न बन जाते हैं। इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एसिड को किसी मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ मिलाएंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होंगे। तो ये आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज था एसिड का जो कंप्लीट हुआ। अब कहेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस रिलीज हो रहा है, तो बच्चा ये भी पता चलेगा आपको एक्सपेरिमेंट करने पर, लैब में जाओगे तब पता चलेगा। तो देखो इसका भी एक्सपेरिमेंट है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया निम्न प्रकार से कराई जा सकती है। कैसे, देखो एक क्वथन नली लें और उसमें लगभग 0.5 ग्राम जो है वो सोडियम कार्बोनेट आपको लेना है। कितना ग्राम लेना है, तो 0.5 ग्राम आपको लेना है। अब उसमें 2 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। उसमें क्या डालना है, एक आपको लेना है बीकर, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेना है। इसमें 0.5 ग्राम जो है वो आपको डालना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डालना है। और इसी में आपको डालना है HCl, इसी में आपको डालना है HCl, लेकिन डाइल्यूट डालना है। कैसे डालना है, कैसा डालना है, डाइल्यूट डालना है। अब होगा यूं कि जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दरमियान यहाँ से गैस निकलेंगे, कुछ बुदबुदाहट जैसी आवाजें आपको सुनाई देगा। क्या होगा, कुछ बुदबुदाहट जैसा आवाज सुनाई देगा। अब इसी बुदबुदाहट वाली आवाज से जो गैस उत्पन्न हुआ है इसको किसी कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड के विलयन यानी कि चूने, जो बुझा हुआ चूना है, बुझे हुए चूने के जो घोल होते हैं उस घोल में आप इस टेस्ट ट्यूब का जो डिलीवरी टेस्ट ट्यूब है उसको लाकर यहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इसका जो कलर है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर है वो दूधिया हो जाएगा, दूध के रंग का हो जाएगा। बिल्कुल लगेगा कि दूध है, 2 गिलास ढार कर पी ले, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो जो दूधिया कलर हो जाता है, आपने केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी कार्बन डाइऑक्साइड से होकर प्रवाहित करेंगे या उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर डालते हैं तो उसका रंग दूधिया कलर हो जाता है। तो ये देखो कह रहा है कि गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करें, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, चूने का जो पानी होगा वो दूधिया कलर का हो जाएगा। और इससे पता चलता है कि यह कौन सा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही एक ऐसा एकमात्र गैस है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। चूने के जो पानी होते हैं उसको कैसा कर देता है, तो आप कहेंगे सर दूधिया कर देता है, दूध के रंग का बना देता है। अभी कह रहा है कि दूधिया चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कुछ देर अगर और प्रवाहित कर दिया जाए तो ये धीरे धीरे जो दूधिया रंग है वो समाप्त हो जाएगा और चूना का जो पानी है वो पूरी तरीका से साफ हो जाएगा। इससे पता चलता है कि उस टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस थी, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ठीक है सर, चलिए अब इसी का जो यहाँ पर एग्जाम्पल है आप देख लो। हुआ यूं है कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया है, इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम कार्बोनेट लिए हो और सोडियम कार्बोनेट में आपने मिलाए हो डाइल्यूट HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले हो। जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो गैस एक रिलीज होना शुरू हुआ, CO2 गैस। अब इसी CO2 गैस को हमने बाहर निकाला डिलीवरी ट्यूब के माध्यम से और एक दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने एक घोल लिया हुआ था कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का। किसका घोल लिया हुआ था, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का। तो ये कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड का जो रंग है वो मिल्की हो गया। कैसा हो गया, मिल्की हो गया, यानी कि इसका रंग दूधिया हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा गैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मेटल के साथ रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस बनेगा और मेटल के कार्बोनेट के साथ या मेटल के बाइकार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। ठीक है सर, चलिए सर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि अम्ल अगर धातु के ऑक्साइड के साथ, देखो
हमने पढ़ा धातु के साथ, धातु के कार्बोनेट के साथ, धातु के बाइकार्बोनेट के साथ, और अब हम पढ़ रहे हैं धातु के ऑक्साइड के साथ। कह रहा है कि अगर हम धातु के ऑक्साइड के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करा दे तो हमेशा ध्यान रखना कि वहां पर जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा सर। अब यहाँ पर किसी भी प्रकार के गैस का निर्माण नहीं होगा। यहाँ पर अब किसी भी प्रकार का गैस का निर्माण नहीं होगा। अब यहाँ पर केवल साल्ट और वाटर का निर्माण होगा। तो यहाँ साल्ट का आपको नहीं देखना है, यहाँ पर आपको साल्ट नहीं देखने हैं, क्योंकि साल्ट का निर्माण हर समय हो रहा है। जो ध्यान देना है वो आपको ध्यान देना है वाटर पर। किस पर ध्यान देना है? वाटर पर ध्यान देना है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर हम जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करा दें तो बनेगा ZnCl, एक साल्ट बनेगा, और साथ ही साथ बच्चा H2O बनेगा। क्या बनेगा? H2O बनेगा। इसी तरीका से जब हम कॉपर के ऑक्साइड का रिएक्शन अगर H2SO4 के साथ करा दे तो यहाँ पर बनेगा कॉपर सल्फेट, और साथ ही साथ बनेगा बच्चा H2O। तो यहाँ पर जितने सारे आपने दो रिएक्शन देखा, इन दोनों रिएक्शन में हुआ क्या है? हुआ यूं है कि जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और साल्ट का निर्माण कर दिया, और जो हाइड्रोजन अलग हुआ है जिंक के ऑक्साइड में से, ऑक्साइड को बाहर निकाला और ऑक्साइड के साथ जाकर चिपक गया। ऑक्साइड के साथ जाकर चिपक गया तो बनाया क्या? जल बना दिया। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि मेटल के ऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करता है एसिड तो बच्चा जल का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं है। चल अब कहता है कि सभी अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। देखो आप पहले एक्सपेरिमेंट में पढ़ें या पहले आप केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़े कि मेटल के साथ जब एसिड का रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। इसका मतलब है कि एसिड में हाइड्रोजन गैस तो है, एसिड में हाइड्रोजन गैस तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बच्चा, इसका मतलब ये नहीं है कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन होगा वो एसिड ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि सर जितने सारे हाइड्रोनियन कंपाउंड है या हाइड्रोनियन कंपाउंड है उसमें हाइड्रोजन मौजूद है तो वो एसिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाइड्रोजन है अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन है तो वो एसिड है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आगे उसके क्लियर में हम करेंगे। चलिए ठीक है। कह रहे हैं कि अम्ल वे पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन होता है, अम्ल वे पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन होता है जो पानी में घुलने पर, किसमें घुलने पर? पानी में घुलने पर विलयन में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। विलयन में क्या उत्पन्न करते हैं? हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है सर। क्या है कि जब एसिड को हम पानी में डालेंगे, देखो जब हम एसिड को पानी में डालेंगे, ये रहा एक बीकर हमने लिया या एक टेस्ट ट्यूब लिया, जो आप समझो, इसमें मौजूद है पानी, इसमें मौजूद है पानी, मौजूद है H2O। जब इसमें हमने HCl डाला, जब हमने इसमें HCl डाला तो HCl डालने पर, HCl डालने पर हुआ यह, HCl यहाँ डालने पर हुआ कि ये H जो है और क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है वो अपने अपने आयन में टूट गए, अपने अपने आयन में टूट गए। हमने क्या कहा कि जब हम किसी भी एसिड को, जब हम किसी भी एसिड को पानी में डालेंगे, किसमें डालेंगे? पानी में डालेंगे, तो पानी में डालने पर क्या होगा कि ये दोनों के दोनों यानी एसिड का जो अपना जो मिलकर जो कंपाउंड बनाया है, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और सल्फेट भी यहाँ पर अलग हो जाएगा, सल्फेट भी अलग हो जाएगा और अपने आयन में टूटेंगे।
किस में टूट जाएंगे? अपने आयन में टूट जाएंगे। तो यहां पर जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में आप देख पा रहे हैं कि सर हाइड्रोजन तो है, इस एसिड में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जल में घुलकर H प्लस आयन दिया। यहां पर H2SO4 ये भी एसिड है और इसमें भी हाइड्रोजन है, तो जब ये भी जल में घुला तो H प्लस आयन दिया, SO4 2 माइनस आयन दिया, यहाँ क्लोरीन माइनस आयन दिया। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है, दोनों में हाइड्रोजन कॉमन है सर, दोनों में क्या है? हाइड्रोजन कॉमन है। तो क्या इस हाइड्रोजन के कारण इसे एसिड मान ले? नहीं सर, इस हाइड्रोजन के कारण हम इसे एसिड नहीं मान सकते हैं। तो सर किसके कारण से हम एसिड इसे मानेंगे? जब ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा, जब ये हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा तभी हम कह सकते हैं कि ये एसिड है, अन्यथा नहीं है सर। तो सर हमें पता कैसे चलेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हुआ है? तो सर इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह करने पर पता चलता है, यानी कि जब इस विलयन से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो गया तो हम कहेंगे कि इसमें H प्लस आयन है। अगर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो गया तब हम कहेंगे कि एसिड है, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं हुआ तो एसिड नहीं है सर। ठीक है सर, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब एसिड जो है अगर पानी में घुलकर H प्लस आयन दिया है, या कोई भी हाइड्रोजन वाले कंपाउंड यदि जल में घुलकर H प्लस आयन उत्पन्न करता है तो हम उसे कहते हैं कि एसिड है, अन्यथा नहीं है। पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सभी अम्ल, जितने सारे एसिड होंगे, वो जल में घुलकर, यानी कि उनका जो जलीय विलयन होगा, उस जलीय विलयन से हमेशा H प्लस आयन उत्पन्न होंगे। कौन से आयन होंगे? तो H प्लस आयन उत्पन्न होंगे। इस पॉइंट को आप ध्यान रखना। बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे अम्लों की अर्हेनियस परिभाषा कहते हैं। अर्हेनियस ने ही सबसे पहली बार 1884 ईस्वी में अपने एक्सपेरिमेंट में ही बताया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड थे जिसमें हाइड्रोजन मौजूद था, लेकिन वो H प्लस आयन में नहीं टूट रहे थे, और ऐसे कंपाउंड थे जिसमें हाइड्रोजन था, वो H प्लस आयन में टूट रहे थे। तो उन्होंने देखा कि H प्लस आयन वाले सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं, और जिसमें H प्लस आयन नहीं टूटा है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित हो रहा। तो उन्होंने ये परिभाषा दिया सर्वप्रथम 1884 ईस्वी में कि जितने सारे एसिड होंगे उन सभी में हाइड्रोजन होगा, और उनका जलीय विलयन H प्लस आयन देगा। क्या देगा? H प्लस आयन देगा। तो यही अर्हेनियस ने बताया था। क्या बताया था? कि जितने सारे अम्ल होंगे उनमें हाइड्रोजन होगा, केवल हाइड्रोजन होने से एसिड नहीं होगा। उनका जलीय विलयन H प्लस अगर आयन दिया है तब कहेंगे कि वो एसिड है, अन्यथा एसिड नहीं है सर। ठीक है, तो चलो, तो कहता है कि यह दर्शाने के लिए कि सभी हाइड्रोजन युक्त यौगिक अम्लीय नहीं होते। उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके बताया कि जिसमें हाइड्रोजन है ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अम्लीय होगा। जैसे एथिल एल्कोहल C2H2OH है, यहां पर देखो हाइड्रोजन की संख्या तो 2 + 1 3 है, हाइड्रोजन की संख्या 3 है, लेकिन ये H प्लस आयन नहीं देगा, ये जल में घुलकर H प्लस आयन नहीं देगा। ग्लूकोज हो गया C6H12O6, इसमें भी 12 हाइड्रोजन के एटम हैं। हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं? 12 हैं। तो ये 12 एटम्स जो हैं H प्लस आयन में नहीं टूटते हैं। अगर H प्लस आयन में नहीं टूटे तो एसिड नहीं है, लेकिन यहां भी देखो हाइड्रोजन है। आप ग्लूकोज पीते हो, ग्लूकोज आपको चढ़ाया भी जाता है, तो कभी भी आप ग्लूकोज लाना, या आप ऐसा कर लेना, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप क्या करना, मार्केट से ग्लूकोज का
ग्लूकोज का पैकेट लाना, मार्केट से ग्लूकोज का पैकेट लाना, उसको जल में घोल देना, उसको जल में घोल देना और घोल कर उस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करके देख लेना। अगर प्रवाहित होगा बल्ब से करना, ठीक है? एक्सपेरिमेंट जो करना है बल्ब के, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा तो बल्ब जलेंगे, नहीं बल्ब जला तो इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो रहा है। तो इससे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है सर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, ग्लूकोज आदि जैसे पदार्थों में यद्यपि हाइड्रोजन होता है, लेकिन जब वे पानी में घुलते हैं तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। जब इन सभी को पानी में घोला जाएगा तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनेंगे और यह उनके जलीय विलयनों से विद्युत चालन की जांच करके पता चलता है। कैसे पता चलता है? जब उससे इलेक्ट्रिसिटी को आप प्रवाहित करेंगे तब ही पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। ठीक है? तो यह देखा गया है कि उनके विलयन विद्युत का चालन नहीं करते हैं, तो इस वजह से वो अम्लीय नहीं होते हैं। इस वजह से वो अम्लीय नहीं होते हैं सर। चलो सर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है। जल का अम्लीय विलयन जो होता है वो विद्युत का संचालन करता है। इसका क्या मतलब है? देखो, जल का जो संचालन होगा, ठीक है, जैसे आप देखोगे कि जैसे इसमें HCl है और H2O है, तो यहां से क्या हो गया, H प्लस आयन और Cl माइनस आयन में टूट गया। इसी तरीका से अगर देखोगे तो H2SO4 ले लेते हैं और H2O ले लेते हैं, तो यहां से क्या होगा, H प्लस आयन और SO4 माइनस आयन में टूट जाएगा। इसी तरीका से अगर हम एसिटिक एसिड का घोल ले लें, H2O ले लें और एसिटिक एसिड ले लें, तो यहां से भी आप देखेंगे कि H प्लस आयन टूटा और यहां पर एसीटेट अलग हो गया, एसीटेट अलग हो गया सर। तो इससे भी ये भी एक जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है, ये भी जलीय विलयन है। और जब अगर एसिड है तो एसिड के जलीय विलयन में क्या होगा, H प्लस आयन उत्पन्न होगा। तो यहां भी H प्लस आयन उत्पन्न हुआ है, ये देखो H प्लस आयन है, यहां भी H प्लस आयन है, यहां भी H प्लस आयन है। तो इससे तो हमें पता चल गया कि ये विलयन जो है कैसा है, एसिडिक नेचर का विलयन हो गया। तो अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, अगर हम इससे इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत अगर हम गुजारते हैं, इससे अगर हम विद्युत गुजारते हैं, इन तीनों से अगर हम विद्युत गुजारते हैं, अगर विद्युत गुजर जाए तो हम कहेंगे कि इसमें H प्लस आयन है। तो यहां से प्रश्न क्या बनेगा सर? प्रश्न बनेगा कि एसिड के जलीय घोल से विद्युत का प्रवाह होता है किसके कारण से? हमने क्या कहा? हमने कहा कि एसिड के जलीय विलयन से विद्युत का प्रवाह किस कारण से होता है? क्लोरीन आयन के वजह से हुआ है या एसीटेट आयन के वजह से हुआ या सल्फेट आयन के वजह से हुआ, किसके वजह से हुआ है? आप ही बता दो सर कमेंट में कि जो विद्युत का प्रवाह हुआ है वो किसके कारण, क्लोरीन आयन के कारण, एसीटेट आयन के कारण या सल्फेट आयन के कारण हुआ है, किसके कारण हुए हैं? अगर आप सोच रहे हैं कि क्लोरीन आयन के कारण, सल्फेट आयन के कारण और एसीटेट आयन के कारण हुआ है तो आप गलत सोच रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर हमने तो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी वाली चैप्टर में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह या इलेक्ट्रिसिटी इसी वजह से किसी मेटल से होकर गुजरते हैं क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। सर यहाँ पर किसी तरीका का इलेक्ट्रॉन तो मौजूद है नहीं, तो फिर भी यहाँ से विद्युत का प्रवाह कैसे हो रहा है? तो क्या सर इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है? अरे बिल्कुल होता है सर, इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत का प्रवाह होता है, ये फिजिक्स में हमने पढ़ा। तो सर इलेक्ट्रॉन के अलावे भी कुछ है, इलेक्ट्रॉन के अलावे भी कुछ ऐसे चीज हैं जो
इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाहित कर देता है। हमने कहा आपके मन में सवाल आने चाहिए कि सर फिजिक्स में तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन के कारण सर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। चलो सर ये तो समझ में आया। क्या सर इलेक्ट्रॉन के अलावा भी कुछ ऐसे हैं जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है? बिल्कुल। और वो क्या है बच्चा? तो ध्यान रखना कि आयन होता है। क्या होता है? आयन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और आयन। इलेक्ट्रॉन और आयन के कारण ही विद्युत का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। अगर आयन है तो भी विद्युत का प्रवाह होगा और इलेक्ट्रॉन है तो भी विद्युत का प्रवाह होगा। इलेक्ट्रॉन हमें पढ़ना है फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी वाली टॉपिक में, और यहाँ आयन पढ़ना है। तो आयन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। आयन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। यानी केमिस्ट्री के अनुसार आयन के वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है, और फिजिक्स के अनुसार अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है। तो सर यहाँ पर जो आयन है वो किस आयन के कारण इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है? विद्युत जो प्रवाहित हो रहे हैं वो किस आयन के कारण? सल्फेट आयन के कारण, क्लोरीन आयन के कारण, या एसीटेट आयन के कारण? किसके कारण हो रहे हैं? तो देखो बच्चा, आप अगर देखो ध्यान से तो इन तीनों में कॉमन क्या है? इन तीनों बिलियन में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन कहते हैं बच्चा। यानी कि हाइड्रोजन आयन के कारण ही, हाइड्रोजन आयन के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह। तो आप कहेंगे सर हाइड्रोजन आयन के कारण। यानी कि जब किसी एसिड के विलयन में, जब किसी एसिड के जलीय विलयन से अगर विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? तो वो सर हाइड्रोजन आयन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? हाइड्रोजन आयन के कारण हो रहा है। आई होप कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए, तो आइए, कह रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन जो है विद्युत का संचालन करता है, और ये संचालन किसके वजह से होता है? विद्युत का जो संचालन हो रहा है वो बच्चा, वो H प्लस आयन के कारण हो रहा है। किसके कारण हो रहा है? H प्लस आयन के कारण हो रहा है। चलो, नेक्स्ट कहता है कि वर्षा का जल विद्युत का संचालन करता है, लेकिन आसुत जल ऐसा नहीं करता है। देखो, आसुत जल जो होता है, आसुत जल में केवल अगर देखा जाएगा तो आपको H2O मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यानी H2O अणु ही आपको देखने को मिलेगा आसुत जल में। लेकिन जब आप वर्षा के जल को देखोगे तो यहाँ H2O मिलेगा और साथ ही साथ आयन भी आपको देखने को मिलेंगे। इसका क्या मतलब है सर? आ जाओ, देखो, इसका मतलब है कि एक तरफ आप लिखो वर्षा का जल, ठीक है, और एक तरफ आप लिखो आसुत जल। आसुत जल कौन से हैं? देखो, बैटरी का आपने पानी देखा होगा, बैटरी जो आपके घर में लगे होंगे इन्वर्टर के साथ, उस बैटरी में आप एक पानी डालते हो, वो पानी पूरी तरीके से डिस्टिल्ड है, आसुत जल है, ठीक है। आसुत जल हम कैसे प्राप्त करते हैं? आप पानी ले लो, पानी को खौला दो, 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलने लगेगा, वाष्प बनना शुरू हो जाएगा। अब उसी वाष्प को ठंडा कर लो और ठंडा करके स्टोर कर लो, तो वही हमारा क्या होगा? आसुत जल होगा। क्यों? क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के आयन नहीं मौजूद होंगे, ठीक है। तो आसुत जल जो होता है वो आयन फ्री होता है, आयन फ्री होता है, ठीक है। लेकिन वर्षा का जो जल है वो आयन युक्त हो जाता है, आयन युक्त होता है। अब ये आयन युक्त होता कैसा है? देखो, जैसे ये पानी है, इस पानी का वाष्प बनेगा, इस पानी का वाष्प बनेगा, वाष्प बनकर ऊपर जाएगा और बादल का निर्माण करेगा। अब यही बादल जो है बूंद बूंद होकर टपकेगा, बूंद बूंद होकर टपकेगा, आएगा हमारे वायुमंडल में। यहां तक जो है ये आसुत जल है, यहां तक ये आसुत जल है। यहाँ जो वाष्प बना है, तो वाष्प बनकर ऊपर गया तो केवल H2O ही ऊपर गए हैं।
किसी तरह से आयन नहीं गया, मिनरल्स नहीं गया, केवल H2O मॉलिक्यूल्स ही गए हैं। जब ऊपर गया तो ये बूंदे नीचे टपकने शुरू हो गए, बारिश होना शुरू हो गया। तो ये हमारे वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले ये आसुत जल है, बिल्कुल डिस्टिल्ड वाटर है। क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है। लेकिन जैसे ही हमारे वायुमंडल में आएगा तो हमारे वायुमंडल में मौजूद होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस मौजूद होते हैं। जैसे ही H2O के मॉलिक्यूल्स आए, जैसे ही जल के मॉलिक्यूल्स हमारे वायुमंडल में आया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर जाता है। क्या करता है सर? अभिक्रिया कर जाता है। और अभिक्रिया करने के बाद ये H2O कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। कौन से अम्ल बना लेता है? कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। यही H2O सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सल्फेट बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। और यही H2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। कौन सा अम्ल बना लेता है? नाइट्रिक अम्ल बना लेता है। तो यहां पर आपने देखा कि जैसे ही आसुत जल के जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे वायुमंडल में आकर जो गैस है उस गैस से अभिक्रिया करके यहाँ पर एसिड का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देता है? एसिड का निर्माण कर देता है। तो ये एसिड जो है कैसा होगा? तो ये एसिड एक प्रकार का जलीय विलयन है। ये कैसा विलयन हो गया सर? जलीय विलयन हो गया। और जलीय विलयन अगर एसिड का है तो वो कौन सा आयन देगा सर? H प्लस आयन देगा। कौन सा आयन देगा सर? H प्लस आयन देगा। ये H प्लस आयन देगा, यहां से भी H प्लस आयन देगा, यहां से भी सर H प्लस आयन देगा। तो ये सभी के सभी H प्लस आयन दे रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यही H प्लस आयन के कारण ही विद्युत प्रवाह होगा, विद्युत गुजरेगा सर। विद्युत क्या होगा? गुजरेगा। तो यही कारण है कि आसुत जल जो है इसमें किसी भी प्रकार का H प्लस आयन नहीं है। आसुत जल में किसी भी प्रकार के आयन नहीं है, इस कारण से इससे विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है। लेकिन जब वर्षा की जो जल होता है उसमें क्या होते हैं? H प्लस आयन होते हैं, इस वजह से उससे इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो जाता है। समझ गए बच्चे? समझ गए? चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अच्छा, ऐसा होता है जब ये बारिश की पहली जो बारिश होती है, जब बरसात की पहली बारिश जो होती है उसमें ये अक्सर देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि उस समय वायुमंडल में बहुत सारे ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें घुले होते हैं, हमारे वायुमंडल में फैले होते हैं। इस वजह से जो पहली रेन होता है उसमें क्या हो जाते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह। हालांकि जब धीरे धीरे आप देखोगे तो जब लगातार बारिश होता है तो एसिड का निर्माण नहीं होता है, तो उससे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। तो अक्सर आप देखे होंगे कि बारिश की जो बूंदें होती है उसको आप इकट्ठे करके भी रखते हो, ताकि वो क्या हो, जब आपको कहीं जल जाए या कट जाए तो उसको आप साफ करने के लिए स्टोर करके रख लेते हो। लेकिन पहली जल को स्टोर बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? पहली जो बारिश होगी उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। जब बारिश लगातार हो जाए, ठीक है, जैसे 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह बारिश लगातार कंटिन्यूअस अगर हो गया तो आपका वायुमंडल स्वच्छ हो गया, तब उस बारिश की बूंदों को आप स्टोर करके रख सकते हैं सर। ठीक है? चलिए, तो इससे पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि विद्युत का प्रवाह किसके कारण हुआ है सर? H प्लस आयन के कारण हुआ है। और यही जो H प्लस है कहां से आया सर? जब आसुत जल की जो बूंदे थी, आसुत जल के जो मॉलिक्यूल्स थे, वो इन सभी गैसों के साथ मिलकर एसिड का निर्माण किया। और ये एसिड जो है एक जलीय विलयन बनाया है। और यही जलीय विलयन से कौन से आयन उत्पन्न हुए? H प्लस आयन उत्पन्न हुए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। कहता है कि आसुत जल में कोई अम्ल, क्षार या लवण नहीं होता है जो आयन उत्पन्न करने के लिए वियोजित हो सके। अभी हमने कहा
कि जो अशुद्ध जल है उसमें किसी भी प्रकार का आयन मौजूद नहीं होता है, वो आयन फ्री होते हैं, इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। वर्षा के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि हवा में घुली हुई गैसें होती हैं। वर्षा के जो पानी है उसमें क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी गैसें वो घुली होती है हवा में, और वही हवा से किसमें आ जाते हैं, बारिश की बूंदों से रिएक्शन कर जाते हैं और पानी में घुलकर अम्ल बनाते हैं। पानी में घुलकर क्या बनाते हैं सर, अम्ल बना देते हैं। उदाहरण के लिए कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलकर ये कार्बोनिक अम्ल बना देता है H2CO3, जो विघटित होकर H प्लस आयन और कार्बोनेट आयन देता है, इसलिए यह विद्युत का संचालन करता है। ठीक है, जो हमने आपको समझाया वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं बच्चे। आगे बढ़ते हैं। चल चल तो ये अभी तक हम जितने सारी चीजों को पढ़ रहे थे, अब तक हम लोगों ने पढ़ा एसिड के बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एसिड के केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो क्या सर इतना ही एसिड के बारे में जानना था? नहीं बच्चे, और भी चीजें हैं एसिड के बारे में आपको जानने को, लेकिन उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अभी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन करके देखना है, एसिड को साल्ट के साथ रिएक्शन करके देखना है, एसिड का यूज होता कहाँ पर है उसको रिएक्शन उसके हमें उसको बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो एसिड का बेस के साथ रिएक्शन तब हम पढ़ेंगे जब बेस के बारे में जान जाएंगे। अभी अगर यहाँ पर बेस लिखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा सर कि बेस क्या होता है। ठीक है, एसिड का रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे फिर साल्ट के साथ, जब साल्ट टॉपिक को कवर कर लेंगे तो इन सभी को धीरे धीरे और भी हम एसिड के बारे में समझेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस लेक्चर में इतना ही समझना था एसिड के बारे में। ठीक है सर, चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि एसिड आपका खत्म हो गया। चलिए, अब एसिड को अगर देखा जाए तो एसिड दो प्रकार के होते हैं। एसिड जो होता है वो दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होता है, यानी एसिड दो तरह के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स को ही हम बोलते हैं बच्चा, ऑर्गेनिक एसिड्स को ही हम बोलते हैं नेचुरल एसिड। नेचुरल एसिड्स भी कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक अम्ल भी कह देते हैं, या इसी ऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल और नेचुरल कहने का मतलब है प्राकृतिक अम्ल। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब क्या है सर, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक, अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल को हम लोग मैन मेड भी कहते हैं, मैन मेड एसिड कह देते हैं, या इसी को बच्चा हम सिंथेटिक भी कह देते हैं, सिंथेटिक एसिड्स भी कह देते हैं। ठीक है, या तो आप इसे इनऑर्गेनिक कह दीजिए, या तो सिंथेटिक कह दीजिए, या तो मैन मेड कह दीजिए, या इसी को हम मिनरल्स एसिड भी कहते हैं, मिनरल्स एसिड्स भी कह देते हैं। इनके चार नाम है, आपको चारों नाम को ध्यान रखना है, या तो इनऑर्गेनिक कह दो, या तो मैन मेड कह दो, या तो सिंथेटिक कह दो, या तो आप इसे मिनरल एसिड कह दो। सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, सिंथेटिक का मतलब होता है संश्लेषित, और मिनरल्स का मतलब होता है खनिजीय अम्ल। मिनरल्स का मतलब है खनिजीय अम्ल। अब सर ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल बता दीजिए। आइए एग्जांपल भी देख लीजिए। देखो, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड्स हम वैसे एसिड्स को कहते हैं जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाता है, जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये नेचर से डायरेक्ट मिलने का मतलब है कि ये हमेशा हमें या तो प्लांट से मिलेंगे, या तो हमें ये एनिमल्स से मिलेंगे।
या तो प्लांट्स से मिलेगा या तो एनिमल से मिलेगा। तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड। लेकिन जो हमें खनिज से मिलता है, किससे मिलता है? खनिज से मिलता है, तो उसे हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। जैसे आपने इमली खाया होगा, इमली में आपको टार्टरिक अम्ल मिलता है। टार्टरिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया, लैक्टिक अम्ल हो गया। इसी तरीका से अगर हम बात करें तो ऑक्जेलिक अम्ल हो गया। तो ये सभी के सभी जो अम्ल है बच्चे, ये हमारा कार्बनिक अम्ल है। कैसा अम्ल है? कार्बनिक अम्ल है। टार्टरिक अम्ल खाओगे तो ये हमें इमली से मिल जाता है, या आप सिट्रिक एसिड भी खाए होगे। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल आपको नींबू से मिल जाता है, खट्टे फलों में मिल जाते हैं। तो सिट्रिक अम्ल, तो ये खट्टे फलों में मिल जाते हैं। फल कहाँ से मिल रहे हैं सर? प्लांट से मिल रहा है। ये जो टार्टरिक अम्ल मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है? तो आप कहोगे सर इमली से मिल रहा है, तो इमली कहाँ पर मिलता है? तो प्लांट्स में मिलते हैं, प्लांट से हमें मिलते हैं। इसी तरीका से एक फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल किससे मिलेगा? चींटी से सर मिलेगा। किससे मिलेगा? चींटी से मिलेगा। तो चींटी क्या है बच्चा? है एनिमल्स है, एनिमल है। तो ऐसे जो एसिड हो, जो हमें प्लांट से मिल जाए या हमें एनिमल से मिल जाए, तो ऐसे एसिड को हम कहते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, या नेचुरल एसिड्स कह देते हैं। और कार्बनिक एसिड का सर एग्जांपल दे दो। चलो दे देते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल लिख लो। सल्फ्यूरिक कैसे लिखाता है? चलो लिख देते हैं H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। इसी तरीका से लिख लो नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल हो गया। इसी तरीका से कार्बोनिक अम्ल हो गया। कार्बोनिक अम्ल हो गया। इसी तरीका से बोरिक अम्ल हो गया। बोरिक अम्ल हो गया। बोरिक अम्ल हो गया। इसी तरीका से सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। सल्फ्यूरस अम्ल हो गया। तो ये सभी के सभी जो एसिड है लैब में तैयार किए जाते हैं। ये सभी के सभी जो एसिड है लैब्स में तैयार किए जाते हैं। और ये हमें मिलते किससे है? खनिज से मिलते हैं, मिनरल से इसको बनाया जाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड, या तो हम इसे कहते हैं सिंथेटिक, या तो हम इसे कहते हैं मैन मेड एसिड कहते हैं। तो ये सभी के सभी आपको एसिड समझ में आ गया होगा कि किसे हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं और किसे हम अकार्बनिक अम्ल कहते हैं। पॉइंट क्लियर है? चलिए सर, अब इसके आपको पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है सर कि कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं, कौन से अम्ल किसमें पाए जाते हैं। चलो देखो, कह रहा है कि नींबू या संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। नींबू या संतरे में हमें कौन से अम्ल मिलते हैं? तो सिट्रिक अम्ल मिल जाते हैं। सेब या कच्चे फलों में, यदि आप सेब खाते हो या कच्चे फल कोई खाते हो, तो उसमें आपको मैलिक अम्ल मिल जाता है। इसी तरीका से अगर इमली की हम बात करें तो इमली में हमें टार्टरिक अम्ल मिलते हैं। इमली में कौन सा अम्ल मिलता है? टार्टरिक अम्ल मिलता है। सिरका की अगर बात करें तो सिरका हमें एसिटिक अम्ल, सिरका जो है हमें, सिरका में कौन से अम्ल मिलते हैं? तो आप कहेंगे सर एसिटिक अम्ल मिलते हैं। इसी को हम लोग एथेनोइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? CH3COOH होता है। CH3COOH होता है, ठीक है। चलो, दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होता है। दूध या दही में लैक्टिक अम्ल होते हैं। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। पीत या तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। चाय में टैनिक अम्ल होता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल होता है।
चींटी या चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में या मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल को ही हम लोग मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है HCOOH होता है मेथेनोइक अम्ल का। में इसके फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है सर। मधुमक्खी में होता है, मधुमक्खी में भी यही होते हैं फॉर्मिक अम्ल। सोडा वाटर में होता है कार्बोनिक अम्ल। इसी को हम कहते हैं H2CO3 कार्बोनिक अम्ल को। देखो आप जो 10 रुपए में जो 10 रुपए ग्लास जो देता है आपको सोडा वाटर जो पिलाता है, उस सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो आप कहेंगे सर कार्बोनिक अम्ल होता है, ठीक है। चल, तो ये सभी के सभी जो आपने देखा, ये सभी के सभी जो आपने देखा, ये सभी के सभी अम्ल जो है किसके एग्जाम्पल थे? तो आप कहेंगे सर ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल था। ये सभी के सभी हमें किसी प्लांट से मिल जाता है या किसी एनिमल्स के माध्यम से हमें मिल जाते हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसिड्स को हम लोग एक और तरीका से बांट सकते हैं। एसिड्स को एक और तरीका से हम लोग बांट देते हैं, वीक एसिड्स कहकर और स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहकर, ठीक है। वीक एसिड कहकर या स्ट्रॉन्ग एसिड कहकर। वीक एसिड किसे हम कहते हैं? वीक एसिड जितने सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड जितने सारे हैं, ये सभी के सभी जो है वीक एसिड्स के श्रेणी में आते हैं। इनको खाने या पीने से आपको किसी भी तरीका से हानि होने वाला नहीं है। इसका आप सेवन कर सकते हैं, इसका सेवन कर सकते हैं, यानी खाने पीने से कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है बच्चा, ठीक है। आप दूध खाते हो कोई नुकसान नहीं है, आप इमली खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप संतरे खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप पालक खाते हो कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए हैं? तो जितने सारे आपके ऑर्गेनिक एसिड है या जितने सारे आपके नेचुरल एसिड हैं, वो सभी के सभी वीक एसिड के श्रेणी में आते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? जो इनऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक एसिड है, इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में आते हैं। जैसे सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ये सभी के सभी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में आते हैं। तो आप इसको भी लिख लो। अच्छा, एसिटिक अम्ल नहीं है बच्चा, एसिटिक अम्ल तो हमारे ऑर्गेनिक में आते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बात समझ गए? चलिए सर, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का कहानी था। अब कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि वो कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में नहीं आता है? वो कौन सा एसिड है, कौन सा इनऑर्गेनिक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग एसिड के श्रेणी में नहीं आता है? तो ध्यान रखना है आपको कि ध्यान रखना है, चलो यहीं पर बता देते हैं कि जो आपका कार्बोनिक अम्ल है, कार्बोनिक अम्ल जो है वो एक आपका इनऑर्गेनिक एसिड है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला है आपका H2CO3, इनऑर्गेनिक है। इसी तरीका से आपको ध्यान रखना है बोरिक एसिड, बोरिक अम्ल, ये भी आपके
इनऑर्गेनिक एसिड ही है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये भी आपका वीक एसिड के श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है? वीक एसिड के श्रेणी में आता है। इसी तरीका से एक आपका होता है सल्फ्यूरस एसिड। कौन सा? सल्फ्यूरस एसिड। कहां पर लिख दें? यहां पर लिख देते हैं, सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल ध्यान रखना है, H2SO3, H2SO3। ये सभी के सभी जो एग्जाम्पल है तो हमारे सिंथेटिक एसिड यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड, लेकिन ये कैसे एसिड है? वीक एसिड है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कार्बोनिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो वीक है बच्चा। बोरिक एसिड भी वीक एसिड के श्रेणी में आता है, सल्फ्यूरस एसिड भी हमारे वीक एसिड के श्रेणी में आता है, ठीक है। लेकिन है ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल? तो आप कहेंगे सर हमारे इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल है। अब यहां से लास्ट आपको पॉइंट समझना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का आपका क्रम पूछ देता है। क्रम कहने का मतलब है कि कौन सबसे अधिक मजबूत है। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा मजबूत होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, उससे मजबूत होता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे अधिक मजबूत होता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उससे मजबूत होता है H2SO4, और फिर जाकर मजबूत होता है नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो ये आपको क्रम याद रखना है, ये आपको क्रम याद रखना है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, इसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं और इसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो ये एक क्रम आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर इन चारों में से अगर दे दिया जाए कि सबसे अधिक पावरफुल कौन है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड है। उससे कम पावरफुल हाइड्रोजन ब्रोमाइड, उससे कम पावरफुल हाइड्रोक्लोरिक है, और उससे कम पावरफुल हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, और सबसे कम कौन सा है? नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है सर। लेकिन है सभी के सभी स्ट्रॉन्ग एसिड। इस स्ट्रॉन्ग एसिड का ही हम क्या करते हैं, तो एक क्रम हमने लिखा है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की हम पहचान करते कैसे हैं? आपने तो सर लिखवा दिया कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक एसिड है, लेकिन सर कैसे हमें पहचान होंगे? तो बच्चा, ये हमें पहचान होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड का जो जलीय विलयन है, इसका जो जलीय विलयन में H+ आयन यानी पूर्णतः H+ आयन दे। चलो आगे हम लिख देते हैं, आ जाओ। या आगे कुछ है? नहीं है। चलो देखो, वीक एसिड हम उसको कहते हैं जो आंशिक रूप से जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, तो हम उसे कहते हैं कि वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं सर? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि जो जल में घुलकर जो पूर्णतः
जल में घुलकर H+ आयन देते हैं तो हम उसे कहते हैं क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर कैसे, इसका क्या मतलब है? देखो हम दो एग्जांपल लेते हैं। इधर हमने लिया HCl, इधर हमने लिया HCl और H2O, ठीक है। HCl नहीं लेते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं। CH3COOH। एक तरफ हमने लिया एसिटिक एसिड का जलीय विलयन और एक तरफ हम ले लेते हैं HCl और जल का एक विलयन, ठीक है। हमने एक तरफ क्या लिया है, एसिटिक अम्ल और जल का जलीय विलयन, और एक तरफ हमने लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन। जब ये घुलेगा तो अगर हम कहें कि HCl का अगर एक एटम है, एक मॉलिक्यूल्स है, अगर एक मॉलिक्यूल्स को अणु लिख देते हैं, एक अणु अगर हमारा HCl है तो एक H+ आयन देगा। कितने आयन मिलेंगे? एक ही H+ आयन मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक ही हाइड्रोजन के एटम है, एक ही हाइड्रोजन के एटम है, इस वजह से एक हमारा H+ आयन मिलेगा। लेकिन अगर हम 100 अणु ले लें, कितने अणु ले लें? 100 अणु अगर लेंगे तो हमें 100 H+ आयन हमें मिलेगा। कितने आयन मिलेंगे? 100 H+ आयन मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ पर हमें CH3COOH का अगर जलीय विलयन लेते हैं तो अगर एक अणु हम लेते हैं तो एक अणु से हमें एक H+ आयन मिलेगा। एक अणु अगर हम लेते हैं इसका एसिटिक अम्ल का तो हमें एक ही H+ आयन मिलेगा। लेकिन जब हम इसका 100 अणु लेते हैं तो इस 100 अणु में से 100 हमें H+ आयन नहीं मिलता, ये हमें लगभग 6 H+ आयन मिलता है, 6 ही H+ आयन मिलता है। कितने आयन मिलते हैं? 6 ही आयन मिल पाते हैं, 6 ही हाइड्रोजन आयन मिल पाते हैं। तो देखो जिसमें जितना ज्यादा H+ आयन होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जिसमें जितना कम H+ आयन होगा वो उतना ही हमारा दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है। हमने क्या कहा, जिसमें जितना H+ आयन मिलेगा वो उतना ही मजबूत होगा एसिड, और जिसमें जितना कम H+ आयन मिलेगा वो उतना ही कमजोर है हमारा एसिड होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या है, अधिक से अधिक अधिक से अधिक H+ आयन मिलेगा, लेकिन वीक एसिड में क्या होगा, कम से कम हमारा H+ आयन मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वीक एसिड है, जो वीक एसिड है, वीक एसिड में आपको H+ आयन भी मिलेगा और साथ ही साथ एसिड का अणु भी मिलेगा, एसिड का अणु भी मिलेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड में केवल आपको H+ आयन ही मिलेंगे, केवल H+ ही आयन मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का और वीक एसिड की पहचान हम इस तरीका से करते हैं। अब कहोगे सर ऐसे कैसे हमें पता चलेगा? अरे गधे, तुम्हें पहले ही तो हमने समझाया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह करते हैं तब पता चलता है, या इससे कम इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, इससे अधिक इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा। तो जिससे अधिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जिससे कम इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि वीक एसिड है। अब तो समझ गए, अब तो समझ गए। तो हमने क्या कहा
कि वीक एसिड हम उसे कहते हैं जो जल में घुलकर हमें कम से कम H+ आयन देता हो, तो हम उसे कहते हैं वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं? जो जल में घुलकर अधिक से अधिक हमें H+ आयन दे। अधिक से अधिक कहने का मतलब है कि पूर्णतः हमें H+ आयन, यानी कि जितना हाइड्रोजन का एटम्स है, उतना ही हमें आयन्स मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। और वीक एसिड, जितना हाइड्रोजन के एटम्स हैं, लेकिन उतना हमें H+ आयन नहीं मिल रहा है, हमें आंशिक ही H+ आयन मिल रहा है, तो हम उसे कहते हैं कि दुर्बल अम्ल है, यानी कि वीक एसिड है। तो आप ऐसे इसको ही पहचान कर सकते हैं। ठीक है सर? चलो, तो आज हमने एसिड के बारे में कुछ चीज़ें जाना। होपफुली कि आपको समझ में आए होंगे बच्चे। अगर फिर भी आपको किसी भी तरह का डाउट रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को रख दीजिएगा। आपके डाउट क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। हालाँकि हमने पहले भी आपको बोला है कि एसिड आपका पूरी तरीक़ा से ख़त्म नहीं हुआ है। जब हम लोग साल्ट पढ़ेंगे, जब हम लोग बेस के बारे में पढ़ेंगे, तो उसके साथ भी आपको एसिड को पढ़ना होगा। लेकिन जो आपको जानना चाहिए था, स्पेशली आपको जो एसिड के बारे में जानने चाहिए थे, वो हमने आज के लेक्चर में आपको कंप्लीट करवाया है। होपफुली कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। अगर अच्छे ढंग से समझ में आ गए बच्चे, तो लाइक का बटन दबा दीजिए। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी एक बेहतर कंसेप्ट मिल सके और अच्छे ढंग से उनकी भी 10th की तैयारी हो पाए। ठीक है? तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अपने क्लास का रिवीजन अवश्य करें। चलिए फिर मिलेंगे बच्चे।